हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में अभी तक हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस के तरीके से, जिसका मतलब है 1 2 3 नंबर्स देके, कार्डिनल नंबर्स देके अपनी यूटिलिटी को। इतनी बात हमें समझ आ रही है। लास्ट लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की थी कि एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचता है वन कमोडिटी केस में। तो उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या बात की थी हमने कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, है या ना, 1 2 3 4। हर एडिशनल यूनिट के साथ उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड वो सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होगी, कम होगी, डिमिनिश होगी। रीज़न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हो आपका इंटरेस्ट उनमें कम होने लगता है। इतनी बात हमें समझ आ गई। इस स्टेप में हमने क्या किया था, हमने मनी वर्थ निकाला था इस यूटिलिटी का कि अगर मेरे को 20 यूटिलिटी मिलती है किसी भी चीज़ से तो मैं कितने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 10 रुपये। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, यूटिलिटी को मनी की यूटिलिटी से डिवाइड करके। हम मान के चलते हैं कि एक यूनिट ऑफ मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, आप उसको कितना भी किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी मुझे यूटिलिटी मिल रही है उसको मनी से मिलने वाली यूटिलिटी से डिवाइड करती हूँ। तो मेरे पास ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है कि इतनी यूटिलिटी गेन करने के लिए मैं कितने पैसे खर्च करने को तैयार। तो 20 यूटिलिटी गेन करने के लिए मैं 10 रुपये खर्चा करने को तैयार हूँ। क्वेश्चन में हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि प्राइस कितना है, 4 रुपीज़। मैं खर्चा करने को तैयार हूँ 10 रुपये, खर्चा करना कितना पड़ रहा है, 4 रुपये। मैं विलिंग टू पे हूँ 10 रुपीज़, पे कितना करना पड़ रहा है, 4 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं कंजम्पशन फटाफट से कर लूँगी, 9 पे भी कर लूँगी, 8 पे भी कर लूँगी। अब ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे मैं पे करना चाह रही हूँ 4 रुपीज़ और मुझे एक्चुअली में पे भी कितना करना पड़ रहा है, 4 रुपये। यहाँ पे आके मैं अपने कंजम्पशन को होल्ड कर दूंगी यहाँ तक मुझे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला है, इस पॉइंट तक मैं जितना भी सेटिस्फैक्शन गेन कर चुकी हूँ उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मैं गेन नहीं कर सकती जब मेरी इनकम डिफाइंड है और जब मेरी मार्केट में प्राइजेस वगैरह सब कुछ डिफाइंड है। या तो मेरी इनकम बढ़ जाए फिर मैं बढ़ा सकती हूँ चीज़ें। किसको बात समझ में आ रही है? इनकम घट जाए तो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन गिवन इनकम के साथ, गिवन मार्केट प्राइजेस के साथ मेरे कंजम्पशन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इस पॉइंट पे आके रुक जाऊंगी जहाँ पर जितना मैं विलिंग टू पे हूँ वो किसके इक्वल हो जाता है, जितना मैं एक्चुअली पे कर रही हूँ उसके इक्वल। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसका हमने ग्राफ भी देख लिया था, MU हमारा डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था और ये हमारा PX था जो कि कांस्टेंट था। जिस पॉइंट पे ये कोलाइड कर जाते हैं, देखो क्या लिखा है, PX इज इक्वल्स टू MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हमारा PX किसके इक्वल होता है, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि MUX इन टर्म्स ऑफ मनी के PX इक्वल हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंजम्पशन रोक देते हैं। वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं कि वन कमोडिटी केस कैसे काम करता है। अब हम किसके बारे में बात करने वाले कि टू कमोडिटी केस कैसे काम करता है। टू कमोडिटी केस को काम करने के लिए हम वन कमोडिटी केस की ही स्टोरी पकड़ के चलेंगे। तो सबसे पहले वन कमोडिटी केस का हमारे पास इक्वेशन क्या बना है, हमारे पास इक्वेशन बना है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। इस बात का मतलब क्या है, अभी आप पीछे क्या कर आए हो, अभी आप करके आए हो MUX को हमने जब 2 से डिवाइड किया था, मतलब हमने डिवाइड किया था MUX को हमने डिवाइड किया था 2 से, तो वो 2 क्या था, मनी की यूटिलिटी थी, MUM थी, और वो किसके इक्वल हुआ था, PX के इक्वल हुआ था। तो हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे थे, हाँ या ना। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया, इस MUM को मैं उधर ले गई हूँ, PX को मैं इधर ले आई हूँ, जिस वजह से मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम समझने वाले हैं कि वन कमोडिटी केस में हम जो चीज़ें इस तरीके से लिख देते हैं ये हमें क्या बता रहा है। MUX क्या है, किसी भी चीज़ से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन,
PX क्या है? उस चीज़ का प्राइस। MUM क्या है? 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, यानी ये मनी का सेटिस्फैक्शन है। किसको बात समझ में आ रही है? मान के चलते कि हमारे MUM की वैल्यू 2 है, यानी कि मेरे 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है? 2 यूटिल्स, यानी 1 रुपए मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन देता है? 2 यूटिल्स की। तो मार्केट में कोई भी कमोडिटी है, हम मान के चलते हैं उसका प्राइस कितना है? 4, और उससे हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 8। तो जब हम इक्वेशन के हिसाब से इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सेटिस्फैक्शन कितना है? 8, प्राइस कितना है? 4, मनी की यूटिलिटी कितनी है? 2। हम कह रहे हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये चीज़ हमें समझा क्या रही है? ये मैं डिवाइड कर क्यों रही हूँ प्राइस के साथ? सेटिस्फैक्शन को, किसी भी चीज़ की सेटिस्फैक्शन को उस चीज़ के प्राइस से डिवाइड करने का मतलब क्या है? देखो लेक्चर थोड़ा स्लो है, शायद थोड़ा बोरिंग भी लगे, पर यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है। ये चीज़ अगर हम समझ लिए, फिर हमें फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं करना क्या चाह रही हूँ? देखो यहाँ पर मैं करना चाह रही हूँ कि जब मैं सेटिस्फैक्शन को प्राइस से डिवाइड करती हूँ ना, तब मैं फाइंड करती हूँ कि उस चीज़ के प्राइस, उस चीज़ के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से 1 रुपए से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्या मतलब है? 8 डिवाइड बाय 4, 8 यूटिल्स है जिसके लिए मुझे 4 रुपए खर्च करने पड़ रहे, हाँ या ना? तो जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ मेरे पास क्या आ जाता है? 1 2 आ जाता है। यानी कि मुझे क्या कहना चाह रहे हैं वो, अगर इन प्राइजेस पे मैं ये जो सेटिस्फैक्शन गेन कर रही हूँ उस हिसाब से अगर मेरे को 1 रुपए से सेटिस्फैक्शन देखना तो कितना मिला है यहाँ पे? 2 यूटिल्स। वैल्यूज थोड़ी चेंज करके समझते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे वैल्यू है कि आप खर्चा कर रहे हो ₹4 और आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 16 यूटिल्स का। 16 यूटिल्स का आप सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हो। तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? 16 डिवाइड बाय 4। ये 16 डिवाइड बाय 4 का क्या मतलब है? 16 डिवाइड बाय 4 का मतलब है जब आप ये डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, तब आप परफॉर्म करके आपको जो ये 1 रुपीज़ में कितने यूटिल्स मिल रहे हैं वो पता लगेगा। 1 रुपीज़ में कितने यूटिल्स मिल रहे हैं यहाँ पे बताओ? 4 कितने पे 16 आता है? 4 4 जा 16, तो यानी कि आपको 1 रुपीज़ में 4 यूटिल्स मिल रहे हैं। किसको कुछ बात समझ में आ रही है? डिवीजन करने का मतलब क्या है? आप जो भी यूटिलिटी मिली है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा क्या है? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। तो आप एक हिस्से में पूछ रहे हो कि 1 रुपए की वैल्यू बता, 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन मिला है उस चीज़ से, फिर उसे कंपेयर करते हो 1 रुपए में मनी का सेटिस्फैक्शन क्या है। अब अगर मनी का सेटिस्फैक्शन और उसमें जो 1 रुपए से सेटिस्फैक्शन मिला है वो बराबर हो जाएंगे, यानी जो आप विलिंग टू पे हो और जो आप एक्चुअली पे कर रहे हो वो बराबर हो जाएंगे, तब तो देखो आप इक्विलिब्रियम में हो। अगर आप विलिंग टू पे ज़्यादा हो, आप 10 रुपए देना चाहते हो, आपको देने 5 ही पड़ रहे, तब भी आप खरीद लोगे। लेकिन आप विलिंग टू पे हो 5 रुपीज़, लेकिन दुकानदार आपसे मांग रहा है 10 रुपीज़, यानी मनी का सेटिस्फैक्शन बेसिकली ज़्यादा, दुकानदार नहीं मांग रहा, आपके लिए 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है वो जो चीज़ है उससे, तो आप वहाँ पर नहीं करोगे ट्रांजैक्शन, कंजम्पशन वहाँ पर नहीं होगा। बोलोगे इसको कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं भी समझ में आ रही तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग और हमें बात बिल्कुल समझ में आ गई। क्या बात हुई है? देखो, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, यानी कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कमोडिटी से, जो हमें प्राइस उसके लिए पे करना पड़ रहा है, जब वो मनी के इक्वल हो जाता है तब हम क्या बोल देते हैं? मनी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन के इक्वल हो जाता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। अब हमारे पास दूसरी कमोडिटी भी, हम 2 कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरी कमोडिटी भी है। दूसरी कमोडिटी मान लो Y है, तो MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। यहाँ पे अब नोट क्या करना है, याद करो जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किया था तो क्या बोला था? मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा, हिलेगा नहीं।
तो चाहे हम इसकी सेटिस्फैक्शन कंपेयर कर रहे हैं, चाहे हम दूसरी कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन कंपेयर, मनी की सेटिस्फैक्शन क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। 1 रुपए से जितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा एक्स के केस में भी और वाई के केस में भी, पैसे से, वो सेम होगा। चीज का सेटिस्फैक्शन अलग हो सकता है, मनी का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे मैं क्या यूज करने वाली हूं, A इज इक्वल्स टू बी, B इज इक्वल्स टू C, इंप्लाई क्या करेगा, A इज इक्वल्स टू C। यहां मैं क्या कहना चाहती हूं कि ये वाली साइड MUM से इक्वल है, ये वाली साइड MUM से इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करती हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि ये चीज़ और ये चीज़ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि समझ लीजिए इसका वैल्यू मेरे पास आता है 2 इज इक्वल्स टू 2, इसका वैल्यू मेरे पास आता है 2 इज इक्वल्स टू 2, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसको बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, हाँ या ना। जैसे कि लिख दूँ 20/4 इज इक्वल्स टू 5, इनकी वैल्यूज लिख दी। 20/4 इज इक्वल्स टू 5, कोई चीज़ है जो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रही है, मैं उसके लिए 4 रुपए पे कर रही हूँ। मनी की यूटिलिटी भी मेरे लिए क्या है, 5 है, हाँ या ना। एक हमारे पास है सेकंड कमोडिटी जिससे मुझे 25 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो 5 रुपए की है। मनी की यूटिलिटी मेरे लिए फिर क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। 20/4 इज इक्वल्स टू 25/5 इज इक्वल्स टू 5। देखो ये चीज़ ध्यान से, क्या बात हो रही है यहाँ पे, किसको बात समझ में आ रही है कि कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और इक्वेट कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो 2 कमोडिटी केस का हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया है, MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM। यानी कि मैं कह रही हूँ कि 1 रुपए से मुझे x में कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, 1 रुपए से मुझे y का कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 1 रुपए से मेरा मनी का कितना सेटिस्फैक्शन है। ये तीनों चीज़ें जब बराबर हो जाएंगी ना, तब मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में पहुँच रहा है। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। देखो इतनी बात हम समझ चुके कि इक्वेशन कैसे काम कर रहा है। अब इसे बुकिश में भी लाएंगे कि हम एक थ्योरी में इसे कैसे समझने वाले हैं। देखो टेबल देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले इधर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कुछ ना कुछ कमोडिटीज़ ली हुई हैं जिसके आप क्या कर रहे हो, यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। 1 2 3 4 ये नंबर है, ये एक कमोडिटी है और ये दूसरी कमोडिटी है। दोनों आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। मैंने डिफाइन क्या किया है कि यहाँ पर Px इज इक्वल्स टू Py है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM इज इक्वल्स टू MUM। इससे सेटिस्फैक्शन एक कमोडिटी से, दूसरी से, और मनी का सेटिस्फैक्शन। हम 3 चीज़ों का इक्वेशन लेके चल रहे हैं, हाँ या ना। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लिया कि दोनों चीज़ों का प्राइस क्या है, 1 है, तो इनकी वैल्यू 1 हो गई, हाँ या ना। तो कुछ नहीं हुआ, इससे मेरे लिए थोड़ा सॉल्व करना आसान हो गया। MUX इज इक्वल्स टू MUY इज इक्वल्स टू MUM। अगर Px और Py के प्राइजेस की वैल्यू अलग अलग भी होती तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं इस इक्वेशन में उसे पुट कर लेती। पर यहाँ पे मैं चीज़ों को सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, मान लिया कि दोनों चीज़ों का प्राइस क्या है, 1 ही है। तो एंड ऑफ द डे उसको मेरे को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा MUX और MUY को कंपेयर कर पा रही हूँ। ये कोई रूल नहीं है, इस पर स्टक नहीं होना कि हमारा ऐसा नहीं आ रहा या बुक में 3 लिख दिया है प्राइस, 4 लिख दिया, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, MUX और MUY को कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट यूनिट पे आपको MUX से मिल रहा है 20 का सेटिस्फैक्शन, MUY से मिल रहा है 24 का सेटिस्फैक्शन। कहाँ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, ये कंज्यूम कर लोगे। फिर 15 का सेटिस्फैक्शन, 22 का सेटिस्फैक्शन कंज्यूम कर लोगे।
अब 1 रुपए लेके जा रहे हो मार्केट में, या तो 16 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा या 20 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझो ना, आपके पास पैसे, आप लेकर जा रहे हो मार्केट में कि भाई मुझे कंजम्पशन करना है, 1 रुपए लेकर जा रहे हो तो इस पे भी खर्च कर सकते हो और इस पे भी खर्च कर सकते हो। आपने यहाँ खर्चा कर दिया, फिर आप 1 रुपए लेके जा रहे हो कि कहाँ खर्चा करूँ, यहाँ खर्चा कर दिया। फिर 1 रुपए लेके जा रहे हो, कहाँ खर्चा करूँ, यहाँ खर्चा कर दिया। फिर 1 रुपए लेके जा रहे हो, अब कहाँ खर्चा करोगे। जब एक कंज्यूमर जो भी पैसा मार्केट में लेकर जा रहा है उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि वो इस पर खर्चा करे या इस पर खर्चा करे, एक कमोडिटी पे खर्चा करे या दूसरी कमोडिटी पे खर्चा करे, जब वो चीज़ें बराबर हो जाती है ना, तब हम बोलते कि भाई ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच चुका है। आपके 1 रुपए से चाहे आप ए पे खर्चा करो चाहे बी पे खर्चा करो, जब आपको बराबर ही सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है ना, तब आप क्या बोलोगे कि भाई मैं तो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच चुका हूँ। इसको देखो, पुट करके देखें। अगर हम इसे पुट करें तो हमारे पास क्या है, 10/1 इज इक्वल्स टू 10/1, और मनी की यूटिलिटी भी हम मान के चलते कितनी है, 10 है। ये कंज्यूमर का क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। समझ लो प्राइजेस कुछ और दिए होते, समझ के चलते हैं कि हमारे पास प्राइजेस, एक चीज का प्राइस 4 है, px का प्राइस कितना है 4 है, और py का प्राइस कितना है 5 है। इस टेबल को कंसिडर मत करो, मैं रैंडम यूनिट्स उठा के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि px की वैल्यू क्या है 4 है और py की वैल्यू क्या है 5 है, और मनी से हमें मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है 5 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ 20 एंड 25, यानी कि जिस पॉइंट पे मेरे को एक कमोडिटी से 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरी कमोडिटी से 25 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, गिवन देयर प्राइजेस, मैं इक्विलिब्रियम पे खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा 5 सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करके 5 सेटिस्फैक्शन, इस पे भी 1 रुपए खर्च करके 5 सेटिस्फैक्शन, मनी के 1 रुपए का भी कितना सेटिस्फैक्शन है 5 सेटिस्फैक्शन है। जब ये चीज़ें इक्वेट हो जाएंगी तब मैं कह सकती हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में खड़ी हूँ। यानी कि बेसिकली जो मेरे हाथ में 1 रुपया है वो मैं ए पे खर्च करूँ या बी पे खर्च करूँ, जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तब मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुँच जाती हूँ। इसी को हमारी बुक क्या बोल देती है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपको बेसिकली दोनों जगहों से क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन आप गेन कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी। बोलो किसको कुछ कुछ बात समझ में आती। देखो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमें क्या बोल रहा है, यहां पर हमने क्या किया mu ऑफ x लोकेट किया और यहां पे हमने mu ऑफ y लोकेट किया। लिख दे यहां पर हम लोग, हमने क्या किया mu ऑफ y लोकेट किया, यहाँ पे हमने mu ऑफ x लोकेट किया। इन दोनों, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसा ग्राफ है, इसको छोड़ दो, mu y को हम इग्नोर करते हैं, mu x पे फोकस करते हैं। क्या हुआ, सिंपल, जैसे हम अभी तक ग्राफ ड्रॉ करके आए, y एक्सेस पे हमारा mu आ जाएगा और x एक्सेस पे हमारे यूनिट्स आ जाएंगे कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन क्या कर रहा है, गिर रहा है, हाँ या ना, किसको बात समझ में आ रही है। सिंपल mu ग्राफ है। अब क्योंकि मुझे 2 कमोडिटीज़ को कंपेयर करना है तो मैं एक अलग ग्राफ बनाने की जगह इसी ग्राफ पे एक और y एक्सिस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और उसका नाम रख देती हूँ कि ये MUY का लाइन है। MUY का स्केल है बेसिकली, और उससे मैं क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब अगर हम इस तरफ से देखेंगे हमें लगेगा ग्रीन लाइन तो अपवर्ड स्लोपिंग है, नहीं, हमें इस तरफ से चेक करना है क्योंकि MUY का स्केल इस तरफ पड़ा हुआ है। इस तरफ से हम चेक करते तो हम क्या नोटिस करते कि ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी क्या कर रही है, गिर रही है। इतनी बात हमें समझ आ रही है। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं, यानी कि MUY से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, MUX से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर हो जाता है, तब हमारे लिए वो क्या बन जाता है,
इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। किसको इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट कैसे बनेगा। कमोडिटीज देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोकेट कर रहे हैं, कैसे लोकेट किया है। पहले तो हमारा नॉर्मल एक्स एक्सिस स्केल जैसे काम करता है, 1 2 3 4 वैसे आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इसे भी वाई एक्सिस माना है तो इधर से भी स्केल उसी तरीके से काम करेगा, 0 1 2 3 4। यानी कि ये नंबर्स क्या करने वाले, आपस में कोलाइड करने वाले। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये x के लिए थर्ड पॉइंट है, y के लिए फोर्थ पॉइंट है। किसको लॉजिक समझ आ रहा है कि नंबरिंग कैसे की हुई है? जैसे ये एक्सिस है ना, वैसा ही हमने एक और एक्सिस बना लिया है इसी ग्राफ पे, तो इसका सारा कुछ इस ओरिजिन पॉइंट से बिगिन करेगा। बोलो किसको समझ आ रहा है कि ग्राफ कैसे लोकेट हुआ है? टू कमोडिटी केस बहुत सिंपल है, कैसे काम करेगी? क्या इक्वेशन आया हमारे पास टू कमोडिटी केस का? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ये हमें बताना क्या चाह रहा है कि $1 1 रुपीज़, चाहे आप x पे खर्चा करो चाहे आप y पे खर्चा करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों जगह से सेम ही वर्थ मिल रहा है। बोलो किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर हुआ हमें कि हमारा जो टू कमोडिटी केस है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब इस चैप्टर में बेसिकली इतनी बातचीत थी। जो हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स कवर करने की, कि किस तरीके से बुक कई बार हमें क्वेश्चंस डाल देती है, सिंपली हम उन्हें पुट अप करके अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि कैसे कंज्यूमर अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है कंजम्पशन से रिलेट करके। बोलो किसको बात समझ में आ रही कि भाई मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, किसी तरीके से मैक्सिमम हो जाए। जो भी मेरे पास प्राइजेस गिवन है, जो भी मेरे पास इनकम गिवन है, उस हिसाब से मैं अपने एक्सपेंडिचर को कैसे प्लान करूं कि मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। ये कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है, उस बिहेवियर को हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश की। मिलेंगे अगले चैप्टर में जहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एक अलग नज़रिए से एक्सप्लोर करेंगे, इन डिफरेंट कर्व के एनालिसिस से एक्सप्लोर करेंगे, हिक्स के तरीके से। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।